अस्सलाम वालेकुम। इकबाल मसीह मुरीद के गांव में 1983 में पैदा हुए थे और कम उम्री में तकरीबन 4 साल की उम्र में बॉन्डेड लेबर यानी स्लेवरी गुलामी के अंदर बेच दिए गए कारपेट वीविंग फैक्ट्री में काम करने के लिए। इकबाल मसीह यकीनन आप में से थोड़ी बड़ी उम्र के होंगे, उनकी पॉपुलर जो इमेजिनेशन है, अवामी सबकॉन्शियस है, उसके अंदर कहीं ना कहीं एक किरदार के तौर पे एग्जिस्ट करते हैं। और उनकी स्ट्रगल बॉन्डेड लेबर के ख़िलाफ़, ग़ुलामी के ख़िलाफ़ और चाइल्ड लेबर के ख़िलाफ़ वो पूरी दुनिया में यकीनन कहीं न कहीं लोगों की मेमोरी में एग्ज़िस्ट करती है। आज के दौर में इकबाल मसीह की कहानी बहुत ज़्यादा अपनी रेलेवेंस क्यों बरकरार रखती है? क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ने अभी तक चाइल्ड लेबर और स्लेव लेबर यानी बॉन्डेड लेबर का मसला रिज़ॉल्व नहीं किया। हमारी पॉपुलर इमेजिनेशन के अंदर जो भट्टे चल रहे होते हैं ईंटों के, या मुख्तलिफ़ जो मसनूआत की फैक्ट्रियाँ होती हैं जहाँ फुटबॉल बनते हैं या कपड़े बनते हैं या कोई और इस तरह की टेक्सटाइल वगैरह की चीज़ों में काम होता है, हम ये रियलाइज़ नहीं करते कि वहाँ पे अक्सरियत जो लेबर एम्प्लॉय होती है वो चाइल्ड लेबर है। और फिर एक जो बहुत बड़ा लटकता हुआ सवाल हमारे सबके सरों के ऊपर तलवार की तरह, वो हमारी डोमेस्टिक लेबर का मसला है कि हमारे घरों के अंदर अक्सर व बेशतर, कोई इसमें इल्ला माशाल्लाह, अक्सर घरों के अंदर बच्चे एम्प्लॉय होते हैं डोमेस्टिक लेबर के तौर पे, कुकिंग, क्लीनिंग, इस तरह के कामों में घरों के अंदर। और ये सारे शहरों में बिला मतलब इस्तिस्ना, पाकिस्तान के मुल्क में ये नॉर्मल एक कंसिडर किया जाता है। इकबाल मसीह एक जो पेशगी का सिस्टम था उसके तहत अपनी एक फैमिली, उनकी क्योंकि वो एक मसीही बरादरी के थे, कैथोलिक थे वो, उनके यहाँ गुर्बत बहुत सख्त थी और उनके वालिद ने उनकी वालदा और फैमिली को अबैंडन कर दिया हुआ था। तो इनायत जो उनकी वालदा थीं, उन्होंने इकबाल के बड़े भाई की शादी करवानी थी और उसमें वो मजबूर हो के, कि ज़ाहिर बात है आपको पता है पाकिस्तान के अंदर जो शादी ब्याह के मामलात हैं जनरली सब कॉन्टिनेंट के अंदर वो काफ़ी ख़र्चा रिक्वायर करते हैं। उन्होंने वहाँ एक लोकल एम्प्लॉयर से, जो एक मालिक था, सेठ था लोकल, जिसकी कारपेट की बनाने की फैक्ट्री थी, कारपेट वीविंग फैक्ट्री थी, उससे उन्होंने 600 रुपये का कर्ज ले लिया और इकबाल को उसके बदले 4 साल की उम्र में मजदूरी पे लगा दिया। ज़ाहिर बात है वो भी कोई सफाई वगैरह का काम करती थी, लेकिन कहाँ से दाल खर्च कहाँ चलती है। बचपन में इकबाल की मजदूरी के ज़माने से पहले इकबाल की बड़ी बहनें उसका ख्याल रखा करती थीं और वो अपने 2 कमरे के घर में रहा करता था और बाहर गलियों में बच्चों के साथ खेलता था। इतना कोई अवेयर नहीं था, स्कूल जाने का उसका नसीब में कोई नहीं था और वो बस एक, उसने एक जनरल एक मुश्किल सी ज़िंदगी गुजारनी थी। लेकिन उसकी ज़िंदगी का एक बड़ा डिफ़िकल्ट टर्न आया जब उसकी वालदा ने इस तरह उसको एक सेठ के हाथों स्लेव लेबर में बेच दिया। और वो स्लेव लेबर जो थी उसके अंदर बहुत सख्तियाँ, वहाँ पे एक कुर्सी के अंदर बैठ के ज़मीन के ऊपर वो मुड़ा सा होता है, आप 14-14, 12-12 घंटे ड्यूटी देते हो वहाँ पे। सिर्फ वो सारी वो खिड़कियाँ बंद होती थी फैक्ट्री की, सेठ की, क्योंकि वूल जो होती है, वो जो ऊन होती है, वो ख़राब हो जाती है अगर बाहर से धूप या कोई हवा वगैरह चले, मिट्टी वगैरह आए। और वो सारे लड़के एक तंग डब्बे जैसे कमरे के अंदर बैठ के मूड़ों के ऊपर लकड़ी के 12-12, 14-14 घंटे काम करते थे शदीद गर्मी के अंदर। ज़ाहिर बात है, आप कारपेट वीविंग का काम करते हैं तो साथ साथ आप इनहेल भी करते हैं। इसको वीवर्स लंग कहते हैं, यानी जो लंग्स होती हैं उनको, उनके जो ब्रोंकियल्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं और अक्यूट और माइल्ड ब्रोंकाइटिस डेवलप हो जाता है अक्सर जो ये लोग कारपेट का काम करते हैं या फैब्रिक्स का काम करते हैं। और ज़ाहिर बात है बच्चे के जो अंडर डेवलप्ड लंग्स होते हैं वो तो इसको बर्दाश्त कर ही नहीं सकते। तो इकबाल मसीह ने काफ़ी देर ये सख्ती में गुजारी। एक दिन उसने डिस्कवर किया कि एक कोई BLLF इदारा है, यानी कोई एक तहरीक है, वो बॉन्डेड लेबर लिबरेशन फ्रंट था, जो कि एक हिंदुस्तान और पाकिस्तान में एक मुश्तरका यानी मोर्चा था लेफ़्ट का, जिसके अंदर वो जो बॉन्डेड लेबर, जो ग़ुलामी की लेबर है, उनके लोगों को रिहा करवाया करते थे। और ख़ास तौर पे इस बात से कि पाकिस्तान की हुकूमत ने 1992 में ये पेशगी सिस्टम को इलीगल कर दिया था। तो BLLF वाले एहसानुल्लाह खान साहब थे, उनके एक फाउंडिंग मेंबर, गवादर के बलोच थे वो। उन्होंने उनको हेल्प किया और उसको डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करके वहाँ से रिहा करवा लिया, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब वो मजदूरी कर रहे थे तो वो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के तहत कभी कोई उन्होंने कोई टक लगा दिया किसी कारपेट पे, कभी कोई उसने टूल तोड़ दिया गलती से। ज़ाहिर बात है बच्चे काम कर रहे हैं, तोड़ फोड़ तो होती है वो। और मज़ीद जो कर्ज उसके घर वाले लेते थे वो उसके टैली के अंदर ऐड हो जाता था, यानी वो कंपाउंडिंग सूद का निज़ाम उनके ऊपर, वो उसके अंदर वो जकड़ लेते हैं इन लोगों को और वो गुलाम किसी कैफियत में उनको ले आते हैं। बहरहाल BLF के ज़रिए वो आज़ाद हो गया और अपनी रिहाई के बाद इकबाल बहुत ही कैरिस्मेटिक पाया गया। इकबाल ने मेहनत की, उनके स्कूल के अंदर 4 साल की पढ़ाई 2 साल में मुकम्मल कर ली, पूरी
पाकिस्तान के अंदर कुछ फैक्ट्रियां बंद करवाने में, बच्चों को आज़ाद करवाने में बहुत मदद की। एक एक्टिविज़्म का फेस बन गए इकबाल मसीह। इवन स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, अमेरिका वगैरह जैसे ममालिक में जा जा के उन्होंने तकारीर की मदद के लिए, इमदाद के लिए और अवेयरनेस फैलाने के लिए कि जो आप प्रोडक्ट्स वगैरह कंज्यूम कर रहे हैं वो किस तरह प्रोड्यूस होते हैं। और वो एक बहुत बड़े हाउस होल्ड नेम बन गए इकबाल मसीह। अनफॉर्चुनेटली इकबाल मसीह की मेडिकल हेल्थ जो थी वो पहले ही बहुत कॉम्प्रोमाइज़ थी। एक डॉक्टर ने डिस्क्राइब किया था कि उनको साइकोलॉजिकल ड्वार्फिज्म है, यानी कि वो इतनी सख्त ज़िंदगी गुजार के आए हैं कि उनकी बॉडी डेवलप नहीं कर रही, और वो हाफ साइज़ के थे अपने एवरेज हम उम्र बच्चे के, 10 साल के बच्चे के। उनका कद 4 फुट से ज़्यादा नहीं बढ़ रहा था, उससे नीचे नीचे था। उनका वज़न भी बहुत कम था। किडनीज़ की प्रॉब्लम्स भी डेवलप हो गई थी उनको। उनकी हड्डियों के अंदर, ज़ाहिर बात है वो एक क्राउच पोजीशन में बैठे रहते थे, तो आर्थराइटिस डेवलप हो गया था। और अगेन जिस तरह हमने पहले बात की थी, उनकी लंग्स में ब्रोंकाइटिस था और उनको सांस वगैरह की दुशारी और दिक्कत भी आती थी। बहरहाल एक ईस्टर संडे, जो कि मसीही बरादरी के नज़दीक एक ईद नुमा एक हॉलिडे होती है उनकी, वो मनाने अपने गांव मुरीद के गए वो। और वहाँ पे अपने जब कुछ रिश्तेदारों को मिल के अपने दोस्तों के साथ साइकिल चला रहे थे अपने चाचा के घर जाने के लिए, तो रास्ते में उनको एक आदमी ने शॉटगन से गोली मारी और वो उधर ही लम्हे पे कत्ल हो गए। साथ उनका एक कज़न था, वो ज़ख्मी हो गया था, और उनका एक दोस्त था, वो बच गया। आज तक ये रिज़ॉल्व नहीं हो पाया। इकबाल मसीह की अपनी फैमिली का एक और मौक़िफ़ है, BLLF का एक और मौक़िफ़ था, और हुकूमत का एक और ही मौक़िफ़ था, और मीडिया पे और ही बात की जा रही थी। ये रिज़ॉल्व नहीं हो पाया कि जो कारपेट वीविंग माफ़िया है उन्होंने इस बच्चे को मरवाया, या कोई और इंटरेस्ट ग्रुप था, या एक हादसाती कत्ल था। कि वो भी कहानी उन्होंने चलाई थी एक ज़माने में कि कोई एक आदमी के साथ इनकी कोई झगड़ा वगैरह हो गया था किसी चीज़ के ऊपर, और वो सारा मैं तफसील में नहीं जाता। अगेन पॉइंट ये है कि उनकी मेमोरी को हम ख़राब ना करें। यकीनी तौर पे मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि ये किसी न किसी माफिया ने ही उनको कत्ल करवाया था, क्योंकि इकबाल मसीह एक सिर्फ नेशनल नहीं ग्लोबल फिगर बन चुके थे, और उसका प्रेशर और उसका बोझ अब यहाँ की लोकल इंडस्ट्रीज को फील हो रहा था, जो कि चाइल्ड लेबर या बॉन्डेड लेबर पर डिपेंड करती थी हैविली। सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया हमें सब्सक्राइब करने के लिए। जिन जिन दोस्तों ने हमारी फैमिली में शामिल हुए 3000 की सब्सक्रिप्शन लेके, काइंडली हमें व्हाट्सएप किया करें ताकि हमें पता हो कि हमने किस ग्रुप में ऐड करना है। वैसे जो आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसके लिए आपको 12 वीडियोस हर महीने मिलेंगे जो प्राइवेट वीडियोस होंगी, यानी कि वो कंटेंट किसी ने ना पहले देखा होगा, ना वो कभी किसी मेन चैनल पर अपलोड होगा। वो सिर्फ आपके कंजम्पशन के लिए होगा जो 3000 की सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं। अब वो कॉन्टेंट होगा क्या? उसमें आपको लाइफ स्टोरीज पता चलेंगी, कुछ फिलोसॉफिकल आइडियाज़ डिस्कस होंगे, कुछ पर्टिकुलर इंसिडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से चैनल्स डिमोनेटाइज हो जाते हैं, वो ग्रेट डिटेल में डिस्कस होंगे। कुछ आपके साथ कंटेंट शेयर किया जाएगा जो अवेलेबल नहीं है आम पब्लिक को, और जो पब्लिकली उस तरह शेयर भी नहीं हो सकता। मोस्टली चीज़ें एजुकेशन रिलेटेड होंगी, हर चीज़ का कोई लेसन होगा पीछे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकें। तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, 3000 रुपीज़ भेजें, व्हाट्सएप करें और ईऑन फैमिली का हिस्सा बनें। थैंक यू। ये थी इकबाल मसीह की एक जनरल, मैंने क्विक ब्रीफ ओवरव्यू। मकसद आज की स्टोरी का ये है सिर्फ इकबाल मसीह की लाइफ को सेलिब्रेट करना और उनको खराज तहसीन पेश करना और उनके लिए दुआया कलिमात बोलना नहीं है। मकसद सिर्फ ये नहीं है। मकसद ज़ाहिर बात है इकबाल मसीह को याद करना। वो एक कौमी हीरो हैं हमारे, और बहुत छोटी उम्र में हमारे से छीन लिए गए थे, और इस कौम के लिए उन्होंने, और इस अपनी या तो होता कि वो अपनी आज़ादी पा के को अपनी ज़िंदगी जीना शुरू कर देते थे, उन्होंने फ़ॉरेन एक्टिविज़म में अपना रोल अदा किया और दूसरे लोगों की रिहाई के लिए काम करना शुरू कर दिया। यकीनन ऐसे बाशऊर और दलेर लोग एक कौम का असासा होते हैं, और उन्हें याद किए बगैर ये कौम आगे बढ़ नहीं सकती, क्योंकि ऐसे ही हीरोज़ का मजमुआ बन के एक कौम की वो पूरी एक वर्ल्ड व्यू बनता है। लेकिन इकबाल मसीह की कहानी को याद करने का एक और मकसद भी है। वो ये है जो एपिडेमिक है एक बहुत बड़ी मॉरल क्वांड्री का, वो है बॉन्डेड लेबर यानी ग़ुलामी, और दूसरा चाइल्ड लेबर का। हमारे यहाँ ये मॉरल रेजोल्यूशन नहीं हुई हर सेक्टर ऑफ सिविल सोसाइटी और हर सेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट की आज तक कि क्या ये एक मॉरल इशू है, यानी हमारे मजहबी तबके की राय इसके ऊपर वाज़ेह नहीं हुई अब तक। हमारे सिविल सोसाइटी के अंदर इदारे तो ज़रूर एग्जिस्ट करते हैं जो बॉन्डेड लेबर और चाइल्ड लेबर के ख़िलाफ़ काम करते हैं, लेकिन यकीनी बात बताऊं तो उनके घरों के अंदर भी डोमेस्टिक लेबर कम अज़ कम काम करती है जो कम उम्री के बच्चे होते हैं। तो बुनियादी तौर पे एक मॉरल सवाल है जिसको हमने खुद रिजॉल्व नहीं किया, और ये हिंदुस्तान के माशरे में भी ऐसे ही है, अफ़गानिस्तान के माशरे में भी ऐसे ही है, बांग्लादेश, श्रीलंका में, जहाँ तक मेरा इल्म है कि हमारे यहाँ एक तस्वुर है, ये है कि बच्चा जो होता है वो
बुनियादी तौर पे मज़दूरी कर सकता है, और कोई स्कूलिंग और कॉलेज और ये सारा तसव्वुर के 18, 20, 21 साल तक एक इंसान को हमने ग्रूम करना है, ये अभी तक यूनिवर्सलाइज़ नहीं हुआ तसव्वुर। मैं ये नहीं कह रहा कि जो वेस्टर्न मॉडल है वही आइडियल है, और जो जिस एज ब्रैकेट्स पे या जिस स्ट्रक्चर्स पे उन्होंने इत्तेफाक किया है वही स्ट्रक्चर्स हमारे लिए सही होंगे या वही हमें इंपोर्ट कर लेने चाहिए। लेकिन एक बुनियादी सवाल तो बनता है कि जो लेबर के मसाइल हैं, मिसाल के तौर पे कारपेट वीविंग हाथ से की जाती है और छोटा हाथ जो होता है वो बेहतर कारपेट वीविंग करता है। लेकिन आज हमने टेक्नोलॉजी के ज़रिए काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रियल एज के बाद काफ़ी ज़्यादा हमने ये गैप फिल कर लिया है। वो कैपिटल मशीनरी अब ईजाद हो गई है कि जो इंसानों की ये लेबर को रिप्लेस कर सकता है। अगेन इसके नुकसानात भी हैं लेकिन फ़वाइद भी हैं। ज़ाहिर बात है जो बहुत डाउन ट्रॉडन तबका है हमारा, जो बिल्कुल एक आप कह लें सब्सिस्टेंस लेवल से नीचे रहता है, उनके लिए हर कोई हरबा पैसे कमाने का वो जायज़ नाजायज़ का सवाल बनता ही नहीं उनके लिए। उनके लिए तो हर चीज़ जायज़ होती है क्योंकि उन्होंने एक बेसिक मिनिमम स्टैंडर्ड को मीट करना होता है। तो चाइल्ड लेबर और बॉन्डेड लेबर को हम सेपरेटली ट्रीट करते हैं। पहले हम चाइल्ड लेबर की बात करते हैं। चाइल्ड लेबर के मसाइल को अगर देखा जाए तो एक तरफ चाइल्ड लेबर की इल्ज़ हैं। मैं आपको 2-3 वाक़यात सुना देता हूँ। मैं भी आपको एक हाल का एक वाक़या सुना देता हूँ कि 14 फरवरी के दिन जो वैलेंटाइन्स डे बनता है, 2025 में के इसी साल में 12 साल की एक बच्ची जो मेड का काम कर रही थी रावलपिंडी में, वो कत्ल हो गई, और उसको कुछ 6-7 दिन पहले उसके मालिकों ने कुटा मारा था और बांध के रखा हुआ था। और ये बताया जा रहा है कि उसके सर में जो राशिद कुरैशी साहब हैं जो कि मालिक हैं, जो आइडेंटिफाई हुए हैं, उनकी बेगम ने बेलना मारा था रोटियों वाला, और उसके स्कल में क्रैक आ गया था और फिर वो इंटरनल ब्लीडिंग से कुछ वक्त के बाद कत्ल हो गई बच्ची। 14 फरवरी पूरी दुनिया में रोमांस का दिन मनाया जा रहा होता है, और पाकिस्तान में एक छोटी बच्ची 12 साल की जो पहले एक मजदूरी के अंदर मजबूर की गई कि वो घरों में काम करे, दूसरों के गैरों के घर में आकर रहे, अपने प्यारों से अपने अजीज़ों से दूर जाके, और जब वो मजदूरी कर भी रही थी तो वहाँ पे उसके साथ बदसलूकी की गई और उसको मारा पीटा गया और इवेंचुअली उसको कत्ल कर दिया गया। अब स्टोरी की डिटेल्स सामने आती रहेंगी लेकिन मैं मुराद एक क्विक आपको ओवरव्यू देना चाह रहा था। 26 जनवरी को 2023 में भी इस तरह का एक वाक़या मिलता है 13 साला मरियम का, जहाँ उनकी पिटाई की गई घर वालों की तरफ से और उनके जिस्म पे शदीद ब्रूजिंग और बर्न्स के यानी जलाने के निशान मौजूद थे। इसी तरह का एक वाक़या आपके 9 साल की बच्ची का मेड का मिला, जो ज़मींदार एक खैरपुर के, वो आपने वीडियो सबने देखी होगी, वो बच्ची जो है उसके साथ ज़बरदस्ती की गई जिनसी, और वो मामला कोर्ट के अंदर अभी तक खड़ा हुआ है। 2024 के अंदर एक 17 साल की बच्ची का कराची में उसकी लाश मिली, वो एक पंखे से लटकी हुई थी। पुलिस ने ये शक का इजहार किया कि वो उनको जिनसी ज़बरदस्ती का शिकार बनाया गया था और फिर उनका कत्ल किया गया था, लेकिन उसको दिखाया ऐसे गया था कि वो सुसाइड कर लिया उन्होंने। कराची के अंदर ये वाक़या हुआ था। 2018 में 10 साल की तैयबा नामिया बच्ची को भी टॉर्चर किया गया, एक सिविल जज की बेगम ने किया था, और क्योंकि उसने एक झाड़ू घुमा दिया था। ये भी बड़ा एक मशहूर वाक़या, आप सब ने यकीनन इसके बारे में भी सुना होगा। 2019 में 16 साला उज़्मा बीबी को गला घोंट के 3 औरतों ने जो मालकिन थी उन्होंने कत्ल कर दिया क्योंकि उसने अपनी हद से ज़्यादा खाना खाने की जुर्रत कर ली थी। 2020 के अंदर 8 साला ज़ोरा शाह को मार मार के कत्ल कर दिया गया, जबकि उसने एक गलती से बहुत महंगे तोते को घर से बाहर छोड़ दिया, यानी उसने वो उसका दरवाज़ा खोल दिया एक बहुत महंगे तोते का, और वो फरार हो गया तोता। तोता तो आज़ाद हो गया लेकिन बच्ची जो है ज़ोरा शाह वो बेचारी कत्ल हो गई। अब ये एज ए सिस्टम ऑफ एक्सप्लॉयटेशन हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ चाइल्ड लेबर का मसला जो है वो बाकी है। सवाल ये है कि क्या चाइल्ड लेबर मॉरली जस्टिफाइड है? क्या किसी इंसान को एक गारंटीड गॉड गिवन राइट है कि वो स्कूल जाए, कॉलेज जाए, पढ़ाई करे, खेले कूदे, और फिर जब वो बलूगत की उम्र से भी गुजर जाए और उसके बाद फिर वो एक सर्टन एज पे आ जाए, टीन एज की लेट स्टेज कह लें या अर्ली 20s को कह लें, तब वो मजदूरी की दुनिया में जाए? अब हम में से जो प्रिविलेज्ड हैं, यकीनन हम तो इसी प्रोसेस के थ्रू जाते हैं कि हम हाई स्कूल जाते हैं, मैट्रिक एफएससी करते हैं, ओए लेवल करते हैं, जो भी पढ़ाई करते हैं, हम खेलते कूदते हैं, खाते पीते हैं, दोस्तों के साथ फिरते हैं और यूनिवर्सिटी भी पढ़ लेते हैं। और कुछ लोग यूनिवर्सिटी के बाद भी कुछ साल मास्टर्स करते रहते हैं या पीएचडी करते रहते हैं, या इवन उसके बावजूद घर पे बैठे रहते हैं, और कोई 25, 26, 27, 28 तक जाके हम मैक्सिमम जो हमारी अपर लिमिट है हम कामों पे लगते हैं। क्या बच्चों को मजदूरी करवाना ये एक मॉरल सवाल बनता है माशरे से? शरिया एतबार से उलमा इस पे हमें रहनुमाई करें कि क्या हुक्म बनता है बच्चों के लिए। जहाँ एक तरफ बताया जाता है हमारे दीन के अंदर छोटे बलूगत से पहले वाले जो बच्चे हैं उनसे काम लेना भी नाजायज़ है, यानी कि बेटा ये मुझे गिलास उठा के दे दो, या मुझे ये, उनको ये काम भी नहीं कहना चाहिए।
ये भी खिलाफ सुन्नत है और हमें बताया उलमा ही बताते हैं, हम तो अपनी राय खुद से खुद ही कायम करते हैं। दूसरी तरफ हमें बताया जाता है कि बलूगत जो है वो उसके बाद आप अडल्टहुड में एंटर कर गए। तो क्या यंग अडल्टहुड में और अडल्टहुड प्रॉपर में कोई फ़र्क किया जाएगा? जदीद साइंस के ज़रिए हमें पता लगता है कि जो फ्रंटल कॉर्टेक्स है एक इंसान का, वो फुली डेवलप नहीं होता अंटिल अराउंड द एवरेज एज ऑफ 25। 16 साल की उम्र में हम फ़ौज में भर्ती हो सकते हैं, 18 साल की उम्र में हम गाड़ी चला सकते हैं और हम वोट दे सकते हैं। अम, अ बलूगत की उम्र को हम 12, 13, 11, 9, 10 डिपेंडिंग ऑन बच्चे की इंडिविजुअल कंडीशंस को पहुंच जाते हैं, एक एवरेज एज पे बलूगत पे पहुंच जाते हैं। तो चाइल्डहुड को डिफाइन करना इंडस्ट्रियल एज के अंदर, जहाँ पे स्पेशलाइजेशन आ चुकी हुई है, जहाँ पे मशीनों के ज़रिए लेबर की बहुत ज़्यादा क्लासेस एलिमिनेट हो गई हैं, इकॉनमी रीस्ट्रक्चर हो गई है, हमारे शहर बन गए हैं जदीद शहर जिसके अंदर न्यूक्लियर फैमिली होती है, अब एक्सटेंडेड फैमिली नहीं होती। कबायली ताल्लुकात जिस तरह शादियाँ वगैरह बरकरार रखी जाती थी, वो सारा काम भी ख़त्म हो गया। अब आपस में लोग इंटरमैरी करते हैं दूसरी कौमियतों के अंदर, दूसरी बिरादरियों के अंदर। तो काफ़ी ज़्यादा सोशल ऑर्डर और स्ट्रक्चर चेंज कर गया। इसके अंदर सवाल ये बनता है कि क्या हम अपने ट्रेडिशनल आइडियाज़ को होल्ड ऑन करके नुकसान कर रहे हैं अपना, अपने बच्चों का, अपनी जवानी का, अपनी नस्ल का, या हम जो हैं वो रेज़िस्ट कर लेंगे माशरे के चेंजेस को? बहुत ज़्यादा ऐसे मॉरल सवाल बनते हैं, क्योंकि जहाँ आज से 100 साल पहले बच्चों का काम करना, आज से 100 साल पहले क्या, आज से 50 साल, 60 साल, 70 साल पहले काम करना बिल्कुल नॉर्मल था। मैं इसकी आपको एक मिसाल देता हूँ कि ब्रिटिश आर्मी के अंदर यहीं हिंदुस्तान से, पाकिस्तान से जो लोग भर्ती होते थे, वो 12, 13, 14 साल की उम्र होते थे। सिपाही की जो एज थी, वो 12, 13, 14 साल की ही होती थी। उनको मैट्रिकुलेशन वगैरह करवा के फ़ौज में भर्ती कर लिया जाता था। तो हम ये उम्र का जो एज का जो ब्रैकेट है, इसको हम शिफ्ट किए जाते हैं चाइल्डहुड से टीनेजरहुड तक, फिर यंग अडल्टहुड, फिर अडल्टहुड, और फर्दर कैटेगराइजेशंस करते जाते हैं ह्यूमन लाइफ की। इसका ताल्लुक बायोकेमिकल मेडिकल फील्ड के साथ भी है। ज़ाहिर बात है लाइफ स्पैन बढ़ रहा है, उसकी वजह से ओवरऑल एक क्वालिटी ऑफ लाइफ पे भी इम्पैक्ट आ रहा है पॉजिटिव। डिवीज़न ऑफ लेबर और मशीनरी का आना, उससे ये फ़वाइद मिले हैं कि हम मसनूआत, सर्विसेज और उसे और पैदा कर पाते हैं, जिसकी वजह से आसाइश बढ़ गई है इंसानों की ज़िंदगी के अंदर, जिसकी वजह से मज़ीद एक सेल्फ रिफ्लेक्शन का मौका मिलता है और सब कैटेगराइजेशन बनती जाती है। एडोलसेंस, प्री प्यूबेसेंस, प्यूबेसेंस, अडल्ट, टीनेजहुड, यंग अडल्टहुड, अडल्टहुड, यानी अब मज़ीद इंसान जैसे जैसे अपने अपने आप के अंदर डूब रहा है, अपनी तहकीक के अंदर, उसके पास मज़ीद ये कैटेगराइजेशंस आई जा रही हैं। तो सवाल ये बनता है कि मॉरली हम कहाँ स्टैंड करते हैं? किस उम्र का शख्स काम कर सकता है? बचपन में, लड़कपन में, टीनेज में, लेट टीन्स में, 20s में? क्या मॉरल जस्टिफिकेशन है? क्या हम कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट लगा रहे हैं? इसकी भी आपको एक मिसाल दे देता हूँ मैं। अगर आप सेक्सुअल एज को देखें, जो सेक्सुअल कंसेंट की एज होती है, जिसमें आप शादी ब्याह वगैरह कर सकते हैं, वो हर मुल्क में डिफरेंट और वेरी करती है। मैं आपको यूरोप की मिसाल दे देता हूँ। यूरोप के अंदर कुछ ममालिक में 18 है, कुछ ममालिक में 16 है, कुछ ममालिक में इवन 14 और 13 तक है, और 12 तक भी है। ग़ालिबन फ्रांस के अंदर मेरे ख़्याल है 14 साल उम्र जो है कंसेंट की। अब इसके अंदर ज़ाहिर बात है उनकी माशरत के अंदर इसका मतलब सिर्फ निकाह नहीं होता, इसका मतलब है कोई भी रज़ामंदाना जिनसी ताल्लुक़ को उसको कायम करना, वो उसके लिए जायज़ होगा। तो ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये हम इन पे कैसे अराइव करते हैं इन आर्बिट्ररी नंबर्स पे? क्या मेट्रिक होगा हमारा मेजर करने का कि एक इंसान बलूगत को पहुंच गया, या एक इंसान जो है वो मजदूरी करने के अब काबिल है? इसी के साथ जुड़ा हुआ एक ये जिनसियत का मसला भी है कि निकाह, तलाक, ये सारे मसाइल किस उम्र में वैलिड होते हैं एक इंसान के ऊपर, बलूगत के साथ, या कोई उम्र है, आर्बिट्ररी है, कोई कांस्टेंट है जिस पे हम अराइव किए हैं साइंस को, शरीयत को, और अपनी मॉरल जो हमारी जो आप कह लें कि माशरत की हमारी जो मॉरल कोड है, उसके तहत हम उस पर अराइव किए हैं। ये सब बातें रिजॉल्व करने वाली हुई हैं इस मुल्क के अंदर, और हम सब खुद सोचना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि बच्चों का काम करना या टीनेजर्स का काम करना बिल्कुल मुतलकन गलत है और नहीं होना चाहिए। मैं ये भी नहीं कह रहा कि बहुत अच्छी बात है। यकीनन अर्बन टू रूरल बहुत फ़र्क पड़ता है। रूरल एरियाज़ के अंदर बच्चों का काम करना कंप्लीटली नेचुरल और नॉर्मल समझा जाता है। चाहे वो डंगर चराना हो, चाहे वो जानवरों को पट्ठे डालना हो, चाहे वो फसल में कटाई, वाई, बीजी के टाइम बैठना हो। सो आई मीन इट्स नॉट एज ईजी टू हैव अ ब्लैंकेट स्टेटमेंट कि ए टू जेड ये काम गलत है या ए टू जेड ये काम सही है।
मिसाल के तौर पे आपके घर अगर कोई काम करने आता है, कोई बड़ा यानी मर्द या औरत, तो साथ अगर वो अपने बच्चे लेके आती है, तो बच्चे घर के अंदर बहैसियत घर के फ़र्द कोई ना कोई काम तो करते ही हैं, जिस तरह आपके घर के बच्चे भी काम करते हैं। तो ये बहुत बड़ी एक मॉरल डिबेट है जिसको रिज़ॉल्व करने की ज़रूरत है, और हम इसको डिस्कशन में भी नहीं लेके आते। चाहे फैक्ट्रीज़ में बच्चों की एम्प्लॉयमेंट हो, अब हार्ड लेबर और सॉफ्ट लेबर में हम फ़र्क नहीं करते। कोई हार्ड लेबर बच्चों का फैक्ट्रियों में काम करना, बच्चों का फसलों में काम करना, बच्चों का घरों में काम करना, बच्चों का टिल पे काम करना, बच्चों का वेटर के तौर पे काम करना, इन सब में कोई फ़र्क है? ये सब बराबर हैं? तो ये कुछ मेरे सवालात हैं चाइल्ड लेबर से मुतल्लिक। फिर आ जाता है सवाल बॉन्डेड लेबर का। बॉन्डेड लेबर के बारे में ये तसव्वुर हमारे माशरे के अंदर ये पाया जाता है कि ये भट्टों वगैरह में जो ख़ानदान होते हैं, आपको पता है सब ये मजाक भी करते होते हैं कि यार ये जो भट्टे लगे होते हैं सिंध और साउथ पंजाब से, पूरे पूरे ख़ानदान को वो सूद के मसलों में जकड़ के उनको यहाँ लाया जाता है कि भट्टों में काम करो और वगैरह वगैरह, और बड़ी सख्त कंडीशंस होती हैं भट्टों में काम करते हैं। अब इसकी हकीकत कितनी है और कितनी नहीं है, ये एक रिमेन्स टू बी सीन है। अगेन उसके अंदर बॉन्डेड लेबर का एलिमेंट भी होता है, और यानी फ्री और फेयर तो नहीं मैं कहूँगा, बट एटलीस्ट नॉन बॉन्डेड लेबर भी जो है वो इस काम में मसरूफ़ रहती है। अगर इसकी तफसीलात आप पढ़ना चाहें तो ऑनलाइन अवेलेबल हैं। सवाल ये बनता है कि क्या हमारे जहन में डेट स्लेवरी सेम है एज़ स्लेवरी, जो चैटल स्लेवरी होती है या जो बॉन्डेड स्लेवरी होती है? क्या हमारे नज़दीक जो ग़ुलामी एक मज़ारे की होती है, ज़मींदारे के कल्चर के अंडर, क्या वो स्लेवरी बराबर होती है टू जस्ट चैटल स्लेवरी जिसमें पूरी मिल्कियत होती है मालिक की? मिसाल के तौर पे मज़ारे जो होते हैं वो इनकम इन काइंड रिसीव करते हैं, यानी कि अगर वो फसल बीज उसकी लगा रहे हैं गंदम की, तो उनको गंदम भी मिलता है। ये एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक होता है बाय द वे स्लेवरी का, कि आपको अक्सर इनकम इन काइंड ही मिलती होती है, और आप जो है वो एडवांस में कर्ज लिए जाते हैं अपने ज़मींदार से या अपने मालिक मकान से, या जो भी आपका वो बड़ा सेठ है, ज़मींदार है जो। तो ये सारी सूरत हाल जो है ये एक स्लेवरी की सूरत हाल है। क्या हम मॉरली एक्सेप्टेड हैं कि ये स्लेवरी जायज़ होती है? यानी शरीयत के उलूम के तहत स्लेवरी की कुछ अक़साम जो हैं वो जायज़ होती हैं और कुछ नाजायज़ होती हैं। लेकिन वक्त के गुजरने के साथ साथ जैसे कि दुनिया आगे प्रोग्रेस करती रही है, और इस्लाम का भी इसमें यकीनन किरदार रहा है कि स्लेवरी को ख़त्म करने में ही किरदार अदा किया हिस्टोरिकली, अर्ली हिस्ट्री के अंदर। मिडीवल और उसके बाद के वक्त में हम स्लेवरी की ट्रेड के अंदर बहुत ज़्यादा हम एक्टिव हो गए थे, और हमने अपना जो ओरिजिनल मकसद था इस्लाम का, स्लेवरी को फेज़ आउट करना, उस मकसद से हम हट गए थे। अब लेकिन अल्लाह के फ़ज़ल से कुछ इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से और कुछ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की वजह से स्लेवरी फेज़ आउट हो गई है। मैं ये नहीं कहता है मॉरल रीज़न्स की वजह से हुई है, ये इकोनॉमिक रीज़न्स की वजह से हुई है और टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट्स की वजह से हुई है। लेकिन अब एक मॉरल गुड उसकी वजह से क्रिएट हो गया कि अब स्लेवरी उस तरह से बड़े पैमाने के ऊपर नहीं एग्जिस्ट करती। अलबत्ता यूएन स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक पूरी दुनिया के अंदर जो स्लेवरी का नंबर है, जो 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 एब्सोल्यूट नंबर टर्म्स में स्लेवरी बढ़ी है, घटी नहीं है। और ये पूरी दुनिया के एक ग्लोबल इकोनॉमी का एक खेल है कि अमेरिका के अंदर आज़ादी होगी, स्लेवरी नहीं होगी डायरेक्ट, चलो कुछ इनडायरेक्ट फॉर्म्स फिर भी एग्जिस्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे अमेरिका की जेलों के अंदर जो कैदी होते हैं वो बॉन्डेड लेबर प्रोवाइड करते हैं बहुत चीपली कॉस्ट को अमेज़न और इस तरह की कंपनियों को, और उनको चंद जो है वो पेनीज़ ऑन द डॉलर मिल जाते हैं अपनी मजदूरी के लिए, और वो प्रोडक्ट्स पे सारी मार्केट कंज्यूम करती है। फिर अगर अमेरिका के जंगलात में कोई आग वगैरह लग जाए तो उसमें पानी और वो सारा मामला करने के लिए, उसको बुझाने के लिए भी जो कैदी जेलों में होते हैं उन्हीं से मजदूरी ली जाती है, और बहुत अनसेफ इन्वायरमेंट के अंदर उनसे काम करवाया जाता है। अभी रिसेंटली एक बहुत अच्छी स्टोरी भी आई थी, वो एक हसान है, एक टर्किश डिसेंट के एक अमेरिकन पॉडकास्टर, यूट्यूबर, आप जो भी उनको कह लें, ऑनलाइन स्ट्रीमर हैं। उन्होंने इंटरव्यू भी किए थे अमेरिका के जो फायर फाइटर्स जो बॉन्डेड लेबर के यानी जो गुलाम होते हैं। सो इनडायरेक्ट फॉर्म्स में तो अमेरिका वगैरह में भी इस तरह एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन डायरेक्ट फॉर्म्स में क्या है कि चीन के अंदर एक आईफोन की फैक्ट्री है, उसके अंदर सब लोग बिल्कुल कैदी बन के बैठे हुए हैं और वो आईफोन बना रहे हैं। अब मज़ा अमेरिकन भी लूट रहा है, लेकिन उसको स्लेवरी की डायरेक्ट मॉरल मसाइल के साथ डील नहीं करना पड़ता। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान की हुकूमत का और पाकिस्तान का एक कॉन्ट्रैक्ट है डिज़नी के साथ, तो डिज़नी के जो वो छोटे छोटे खिलौने होते हैं, प्लशीज़ जो होते हैं, इसमें वो डॉलियाँ वगैरह होती हैं, अब वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की एक इंडस्ट्री है। पूरी दुनिया में डिज़नीलैंड है, जापान में, अमेरिका में, टर्की में, कहाँ कहाँ डिज़नीलैंड नहीं है। वहाँ पे वो छोटे छोटे खिलौने बिकते हैं, और दुनिया जहान के अमीर लोग के बच्चे बच्चियाँ वहाँ के वो खिलौने ख़रीदते हैं, और वो ख्वाब बेचते हैं डिज़नीलैंड वाले अपने कार्टून और फिल्मों के ज़रिए, और उन ख्वाबों की तकमील होती है। वो बच्चा आखिरकार वहाँ कुछ ऊँची चीज़ खाता है, कोई सैर करता है, और आखिरकार एक खिलौना ख़रीद लेता है। लेकिन वो खिलौना एक और पाकिस्तानी या बंगाली बच्चा ही बना रहा होता है।
जो ना उस खिलौने का नाम जानता है कि ये कौन सा वाला कैरेक्टर है या इसकी क्या कहानी है, और वो इस खिलौने को ना वो खुद खरीद सकता है, ना वो इस्तात रखता है, बल्कि वो एक खिलौना शायद उसकी कोई महीने की मजदूरी या कोई हफ्ते की मजदूरी जितना उसकी कीमत हो, और वो उसको बनाता है और वो पूरी दुनिया में बांटा जाता है। अब दुनिया बेनिफिट कर रही है स्लेवरी से, लेकिन जो लोग इस स्लेवरी के अंदर एम्प्लॉयड हैं, जो जकड़े हुए हैं इसके अंदर, क्या वो बेनिफिट कर रहे हैं? क्या हम जस्टिफाई कर सकते हैं उनकी तनख्वाहें, उनकी उनकी कंडीशंस, उनकी लिविंग? चलिए लोग आर्ग्यू करते हैं क्योंकि जी ख़ानदानों को मजदूरी के पैसे मिल जाते हैं, वो फिर एक नस्ल में इम्प्रूव कर जाते हैं, वो जॉब्स करते हैं वगैरह वगैरह। तो ये एक मॉरल सवाल है, मैं आप सामने रखना चाहता हूँ कि जो बच्चे जिन खिलौनों को समझ भी नहीं सकते कि वो क्या है, और वो बनाते हैं उनको सियालकोट में और इस तरह की जगहों में, फैसलाबाद वगैरह में, और वो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होते हैं। अब दुनिया ब्लाइंड आई करती है, वो लिप सर्विस की हद तक ही आपके मतलब मदद करेगी, उनको नहीं फ़र्क पड़ता। अमेरिका में और हर जगह अब ये जोक ओपनली करते हैं वो कि ये सब गुलामी के प्रोड्यूस्ड की लिथियम बैटरी गुलाम निकालते हैं, और ये सब उनके यहाँ ये मोबाइल के एतबार से, कंप्यूटर के एतबार से, कपड़े वगैरह, वहाँ जो ये जो छोटे जो कपड़े बार बार बदले जाते हैं उसको फास्ट फैशन कहते हैं। तो फास्ट फैशन का ट्रेंड ही वेस्टर्न वर्ल्ड में पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, फिलीपींस, थाईलैंड, वियतनाम जैसे ममालिक के अंदर बांदी जो गुलाम है, उन्हीं के थ्रू इनेबल होता है। तो गुलामी का दुनिया के अंदर जो निज़ाम है, और वो मईशी है ये प्राइमरली, और दूसरी तौर पे ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग और जिनसियत के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन आज का वो मौजू नहीं है। जो इकोनॉमिक बॉन्डेड लेबर क्लास है पूरी दुनिया के अंदर, जिस भी फील्ड के अंदर एम्प्लॉयड है, हमें उसके बारे में सवाल करना चाहिए बहैसियत मुसलमान। यानी मैं एक वीडियो देख रहा था अहमद जावेद साहब की, और अहमद जावेद साहब एक अदीब हैं, शायर हैं, फ़लसफ़ी हैं, आलिम दीन हैं। आपने यकीनन सबने देखे होंगे इंटरनेट पे। और उन्होंने मेरे अंदर जैसे एक बचपन की जो वो एक 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 इनोसेंस, और बचपन के अंदर जिस तरह हमारे अंदर उम्मीदें पैदा होती थी ना अच्छा काम करने की, वो उजागर की पिछले दिनों एक वीडियो में। वो कहने लगे कि जब कादियानियों की एक इबादत गाह पे हमला हुआ था एक गड़ी शऊ में, तो मेरे अंदर एक खौफ और एक ना रंजिश, एक दुख पैदा हो गया, और मुझे ऐसे लगा कि क्यों नहीं हम सब दौड़ पड़ते मदरसे और मसाजिद और मजहबी तबके के हम जो लोग हैं, कंजर्वेटिव लोग हैं, और पाकिस्तान की पूरी माशरत और खलकत वहाँ दौड़ के क्यों नहीं पहुँची हज़ारों लाखों की तादाद में उनकी जानें बचाने के लिए? वो काफिर भले हों लेकिन वो इंसान है, पाकिस्तानी शहरी हैं, और हमारे शहरी होने के नाते, इंसानी होने के नाते हमारे भाई हैं। उनके खिलाफ इस तरह गैर कानूनी तरीके से दहशतगर्दी करना, टेररिज्म करना, उनको कत्ल करना ये जायज़ नहीं है। हम क्यों नहीं बाहर आ जाते जब ऐसा कोई मोमेंट होता है? जड़ावाला में भी एक इंसिडेंट हुआ मसीही बरादरी के खिलाफ। अगर मैं माइनॉरिटीज़ की एग्जांपल इसलिए नहीं दे रहा कि माइनॉरिटीज़ के खिलाफ ही जब होता है तो मैं कहता हूँ ये गलत है। जब हमारे यहाँ हमें भट्टे हर जगह नज़र आते हैं, हमारी अरबों रुपए की जो मोटरवे है उसके इर्द गिर्द भट्टे हैं। हमारी डेली ड्राइव में डिफेंस जाएं आप, लाहौर में आप, रायवेंड जाएं, 2-3 पॉश एरियाज जाएं आप, लेक सिटी जाएं आप, बहरिया जाएं, हमें रास्ते में भट्टे नज़र आते हैं, हर जगह भट्टे नज़र आते हैं। हमारे घरों में बच्चे एम्प्लॉयड होते हैं। हम जो होटल से खाना खाते हैं, आप कोई अंडा चने खाने जाएं, कोई हलीम, कोई मशहूर बोंग पाए, तो कोई मशहूर फलाने की खीर, तो फलाने का लस्सी, लड़का वेटर बच्चा ही होता है 12-13-14 साल का। किसी मशहूर पान वाली दुकान पे जाएं, सिगरेट लें खोखे से, पान खा रहे हो तो अक्सर बच्चा ही लगा रहा होता है। हम अपनी माशरत को रोकते क्यों नहीं हैं कि बिल्कुल पॉज, एवरीथिंग इज एट अ पॉज नाउ, और हम सब बाहर आ गए हैं? यानी वो जो एक हमारे अंदर मॉरल इनोसेंस होती थी बचपन के अंदर, जहां हम हर बुरे काम को रोकना चाहते थे हाथ से, वो अलोंग द वे मसलहतों के चक्कर में, कोई मजहबी सोच के चक्कर में, कोई सियासी सोच के चक्कर में, कोई अपनी भूख नंग की जो दौड़ है काम की और दुनिया के माफिया की, उसके अंदर हम ये मासूमियत अपनी भूल जाते हैं और इसको हम खो बैठते हैं, और हमारे दिल सख्त हो जाते हैं पत्थर जैसे। मैं खुद इसमें इस गुनाह का मुर्तकिब हूँ, और मेरा भी दिल पत्थर जैसा हो चुका हुआ है। जब मैं इन चीज़ों को देखता हूँ, हम इग्नोर करते हैं, मैं खुद डेली इग्नोर करता हूँ। तो इसके बारे में मेरा यही सवाल है कि बॉन्डेड लेबर और चाइल्ड लेबर के बारे में मैं ये नहीं कह रहा ख़त्म कर दो, या मेरी मॉरल को ये, कॉन्शियंस को ये तंग करता है, अर्क करता है। मैं कह रहा हूँ ये क्यों नहीं हमें तंग करता। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, व्हाट हैपन टू अस, कि अब हम बेहिस हो चुके हैं इस मामले के अंदर। हम डिस्कशन भी नहीं करते। हमारे न्यूज़ मीडिया के ऊपर, हमारे टीवी एंकर्स, हमारे पार्लियामेंट के अंदर ये ज़ाहिर डिबेट ही नहीं आती, ये ज़ाहिर बहस ही नहीं आती चीज़। यकीनन इस वीडियो के बहुत कम व्यूज़ होंगे बनिस्बत बाकी वीडियोस के। मैं ये कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि ना इकबाल मसीह के नाम पे लोग क्लिक करेंगे, ना चाइल्ड और बॉन्डेड लेबर के नाम पे लोग क्लिक करेंगे। लोग कहेंगे ठीक है, हाँ समझ गए, बुरी चीज़ होती है, मूव ऑन करते हैं।
बट हम इस पहलू पे बात क्यों नहीं करते कि हम बात क्यों नहीं करते? यानी आप बात समझ रहे हैं मैं पूछ क्या रहा हूँ? मैं ये नहीं पूछ रहा कि हम चाइल्ड लेबर पे क्यों नहीं डिबेट करते या उस पे क्यों नहीं डिबेट करते बॉन्डेड लेबर पे। मैं कह रहा हूँ हम डिबेट करते कि हम कॉन्वर्सेशन शुरू क्यों नहीं करते? मैं इस पे सवाल पूछ रहा हूँ कि हमारे यहाँ ये गुफ्तगू भी नहीं होती, हम सोचते भी नहीं है इसके बारे में। मुझे उम्मीद है कि इसके ये डिस्कशन सुन के आप इस पे सोचने पे मजबूर होंगे। अपनी राय से आगाह कीजिएगा हमें कमेंट्स में, और जहाँ मैंने कोई गलत बात की मुझे भी टोकें कि यार ये बात तुमने ठीक नहीं की, इससे ज़्यादा बुरा मतलब है तुम्हारे तसव्वुर से या बेहतर है। इस पे मुझे आने वाले दिनों में उम्मीद है इंशाल्लाह हम फॉलो अप डिस्कशंस भी करेंगे। सिर्फ इकबाल मसीह पे नहीं, हम उसकी मेमोरी को सिर्फ याद कर के नहीं, और भी ऐसे जो सारे केसेस हैं और जो उसकी एक्चुअल रियल लाइफ इम्प्लीकेशंस हैं आज के जदीद दौर के अंदर। आपका सुनने का शुक्रिया।